वहाँ भी देखते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या काम है सर पोटेंशियोमीटर का? ये किसी सेल के ईएमएफ को मेजर कर सकता है, विद्युत वाहक बल को ईएमएफ को मेजर करता है। सर दूसरा वर्ग क्या है इसका? है ये किसी वायर के दो टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, अच्छी बात है। सर इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है बताता हूं। कैसे ये ईएमएफ यानी ई को मेजर करता है, कैसे वी को मेजर करता है। मैं आपको सिंपली एक बात बताऊं सर, आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, और ये भी आप जानते हैं कि सर R इज इक्वल टू होता है रो इंटू यल बाई क्या ए। ठीक जी हाँ सर, अगर इस बात को आप समझते हैं कि रो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, या फिर यूं कहें कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। आई अगर एक अस्थाई धारा हो, न बढ़े न घटे, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का जो कांस्टेंट हो, तो आई रो ए ये सब कांस्टेंट हो गया, तो यहां पर मल्टी बचा एल, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या एल। यानी अगर लंबाई बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी अगर तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। ठीक है सर, मान गए इस चीज को। तो मैं अगर आपको सही तरीके से इसके इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊं, अगर आप समझते हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, कि लेंथ बढ़ने पर किसी वायर का उसके भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल, एक नियतांक के आ गया इनटू यल। सर ये के क्या चीज है समझो, V अपान एल इज इक्वल टू के, विभवांतर प्रति एकांक लंबाई का, यही है के, प्रति एकांक लंबाई का विभवांतर। सर विभव परिवर्तन पर यूनिट लेंथ का, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, कि किसी तार की 1 मीटर लेंथ को चलने पर उसके वोल्टेज में कितना चेंज हो जाता है, चेंज इन वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन, ये विभव प्रवणता है, इसके क्या मतलब है। तो सर ये तो बातें रह गई प्रिंसिपल की, जरा सा स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले इसका एक मोटी मोटा स्ट्रक्चर देखते हैं, स्केलेटन देखते हैं इसका, या सीधे कहें हम स्टडी पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या चीज़ है बेटा, इस पोटेंशियोमीटर में एक लंबा सा वायर होता है, ठीक है ना, लगभग 4 से 12 मीटर के आसपास। मैं इस वायर को नाम दे देता हूं ए बी, और इस वायर का एक टर्मिनल ए एक संचायक बैटरी से, संचायक बैटरी क्या चीज़ है बेटा, एक ऐसी बैटरी की चार्ज करो, यूज करो, फिर चार्ज करो, फिर यूज करो, जैसे आपके घर में इन्वर्टर है, आपकी मोबाइल की बैटरी। एक संचायक बैटरी एक कुंजी की सहायता से और एक रियोस्टेट की सहायता से, धारा नियंत्रक की सहायता से क्या कर देते हैं, इस टर्मिनल बी को अटैच कर देते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव टर्मिनल ही बैटरी का रहेगा, इसे नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, ये आप देख पा रहे हैं कुंजी के, ठीक है ना, और रियोस्टेट के हेल्प से बी से जोड़ देते हैं। फिर क्या चीज़ करते हैं सर, मैं आपको बताऊं कि जिस सेल का आपको ईएमएफ मेजर करना है, पहले सेल से बात शुरुआत करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद मैं आपको बताऊंगा। जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना है उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को ए से अटैच कर दीजिए, और उस सेल के नेगेटिव टर्मिनल को एक गैल्वेनोमीटर के साथ सेट करते हुए एक जॉकी लगा करके कहीं इस तार ए बी के सिरों के बीच, ए बी के बीच कहीं भी सेट कर दीजिएगा, कहीं भी सेट कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है सर, जोड़ देंगे। आप क्या चीज कर सकते हैं सर, मैंने जॉकी के साथ, मैं तो एक स्लाइडिंग की है, ये जॉकी इस तार पर कहीं भी खिसकाया जा सकता है, ए और बी के बीच कहीं भी खिसकाकर कहीं भी सेट कर दोगे, वहां से तार के 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक हिस्सा इधर का और एक हिस्सा इधर का, ये आपकी पूरी व्यवस्था होगी। ठीक है सर, इस बैटरी से जो भी करंट चलेगा आएगा, ए से किसकी ओर जाएगा, बी की ओर जाएगा, एब्सोल्युटली जाएगा ऐसे बी की ओर, जी हाँ सर। और जब ए से बी की ओर एक करंट जाएगा तो आप जानते हैं ए पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और बी किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल से, तो यानी हाई पोटेंस से लो पोटेंस की ओर करंट जा रहा है। ठीक है सर, ए से बी की ओर जाने पर करंट की वैल्यू, मतलब ए से बी की ओर जाने पर पोटेंस घटता जाता है, वोल्टेज गिरता जाएगा, ठीक है ना, और प्रत्येक बिंदु पर विभव गिरता जाएगा, ए से किसकी ओर जाने पर, बी की ओर जाने पर। ठीक है सर, ये बात मेरे समझ में आती है, फुलफिल समझ में आती है कि करंट ए से बी की ओर बहेगा बैटरी का, और करंट
जब ए से बी की ओर बढ़ेगा तो पोटेंस गिरता जाएगा। जी हाँ सर। तो आपको एक चीज बता दूं बेटा कि प्रति एकांक लंबाई पर, इस तार की प्रति एकांक लंबाई पर जितना विभव गिरेगा, पोटेंशियल में चेंज होगा लेकिन लॉस होता हुआ, इंक्रीज होता हुआ नहीं, डिक्रीज होता हुआ, जितना पोटेंशियल में चेंज होगा उसी को हम बोलते हैं विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे के से दिखाते हैं, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। जैसे हम चल रहे हैं, हर 1 मीटर पर 4 वोल्ट गिर जा रहा है, तो परिवर्तन कितना हो रहा है? 4 वोल्ट प्रति मीटर के हिसाब से कम हो रहा है। 1 मीटर पर 4 वोल्ट गिर गया, फिर अगले मीटर पर 4 वोल्ट गिर गया, तो 2 मीटर में कुल 8 वोल्ट गिर गया, फिर अगले मीटर में 4 वोल्ट गिर गया, 3 मीटर में 12 वोल्ट गिर गया। ये है बेटा, और गिरेगा ही, डेफिनेटली गिरेगा। तो मैं इस तरीके से पर यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल लॉस है उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट मानकर चलता हूं, जो आपकी आंख के सामने है। इसे हम कैसे दिख पा रहे हैं? ठीक है, आप क्या चीज कहते हैं? हम कहते हैं सर इस चौकी को पकड़िए और उसको तार AB के टर्मिनल, तार AB के, ये जो तार आप देख रहे हैं इसके टर्मिनल्स के बीच कहीं ऐसी जगह सेट करिए। तार AB के इस चौकी को कहीं ऐसी जगह सेट करिए, तार AB के बीच इस चौकी को चलाइए इस पर, और AB के बीच कहीं ऐसी जगह सेट करिए। कैसी जगह सर? कि जहां पर आप सेट कर दें, मान लीजिए यहां पर सेट कर दिया, यहां पर सेट कर, यहीं पर सेट कर दिया, J1 पोजीशन, कि जहां पर आप सेट करिए उन बिंदुओं के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो लेस देन 2E हो। ऐसी जगह सेट करिए चौकी को, मान लिया J1 पर सेट कर दिया कि इन बिंदुओं के बीच विभवांतर E से कम हो। अच्छा सर, हाँ बेटा, ऐसा ही सेट करेंगे। उससे क्या होगा आप सोच कर देखिए। भैया ध्यान दीजिएगा कि भैया B से, इस बैटरी से जो भी करंट चलेगा यहां पर क्या पार्ट हो जाएगा? 2 पार्ट हो जाएगा करंट का। जी हाँ, हो जाएगा। एक, अब देखिए ये हाई पोटेंस है और इधर आए, और ये J1 लो पोटेंस पर है, क्योंकि मुझे पता है A से B जाने पर पोटेंस घटता है, डिक्रीज करता है विभव। ठीक है, ए से कहाँ जाने पर? बी जाने पर, क्योंकि बी नेगेटिव से है और ए किससे है? पॉजिटिव से है। तो सर मैं जानता हूं ए हाई पोटेंस है और J1 लो पोटेंस है। तो जो करंट जाए, बैटरी से जो करंट आएगा, एक हिस्सा तो इधर जा चुका है इधर, लेकिन एक हिस्सा इधर भी आएगा नीचे, और जो हिस्सा नीचे आएगा वो इसी से तो इधर ही से होकर जाएगा, हाई से किधर? लो। यानी बैटरी का एक पार्ट करंट का, बैटरी से जो करंट चला है वो AE J1 पाथ से होता हुआ जाएगा, ऐसे जाएगा बैटरी का करंट, बैटरी का करंट जाएगा ऐसे, तब गैल्वेनोमीटर में जाएगा AE J1 से होता हुआ, क्योंकि ये हाई है और हाई से होता हुआ लो। लेकिन अब मैं ये भी जानना हूं सर कि वोल्टेज डिफरेंस जो A और J1 के बीच है वो किससे है? E से कम है, सेल के विद्युत वाहक बल से कम है। तो सेल का जो करंट होगा वो डेफिनेटली ऐसे जाएगा, क्योंकि यहां पर आप समझदार हैं। जैसे ये देख लीजिए, जैसे ये, अब आप समझदार हैं इस चीज़ को, ये प्लस और ये क्या? माइनस। एक और इधर बैटरी जोड़ दीजिए, वो प्लस वो माइनस, तो इसका E ज़्यादा है और इसका E कम है, इसका E कम है, तो करंट नेट इधर ही चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि बैटरी का विद्युत वाहक बल A और J1 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा है। आप A J1 को यही मान सकते हैं, और ये कम है और E ज़्यादा है, तो डेफिनेटली बैटरी, इस सेल का करंट, क्योंकि A J1 से ज़्यादा E है तो सेल का करंट इस पाथ पर जाएगा, किधर? ये, यानी उसका डायरेक्शन क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, उसका डायरेक्शन होगा A J1 E। जो बैटरी का करंट था वो इस पाथ पर गया, AE क्या बेटा? J1 होता हुआ ऐसे जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में कैसे जा रहा है? AE J1 से, और सेल का करंट ऐसे जा रहा है, A J1 किससे? E से। ठीक, ये ऐसे और ये ऐसे, ये बैटरी वाली करंट है, और ये जो करंट है वो किसकी है? सेल वाली करंट है। लेकिन चूंकि सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन A एंड J1, तो लड़ाई में यही जीतेंगे, और जो प्रधान धारा होगी, जो नेट धारा होगी, वो सेल की होगी, और यानी नेट डायरेक्शन ये होगा। यानी नेट जो करंट का डायरेक्शन आया वो A J1 E होगा, क्योंकि प्रधानता होगी किसकी? सेल की। ठीक है ना, नेट डायरेक्शन ये हुआ। तो गैल्वेनोमीटर की सुई एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब जब करंट ऐसे चल रहा है तो मैं गैल्वेनोमीटर की सुई को इधर डिफ्लेक्ट करा दे रहा। ठीक है सर, ये मुद्दा यहां पर क्लियर हो गया। बिल्कुल इसी की तरीके क्या करते हैं बेटा, अब इस जॉकी को पकड़िए और इस AB वायर पर चलाइए, और कहीं ऐसी जगह सेट करिए कि, कहीं ऐसी जगह सेट करिए, इस जॉकी को चलाइए
कहीं ऐसी जगह सेट करिए कि जब आप जॉकी को सेट कर लीजिए तो तार के ए और जहां पर जॉकी को सेट करेंगे उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस ई से ज़्यादा हो। सर हम कैसे जाने कि जॉकी को कहाँ सेट करें कि ए और उस बिंदु के बीच जहां सेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ई से ज़्यादा होगा? क्यों नहीं जानते? अभी अभी कहा मैंने कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और सबको पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, और सबको पता है सर R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है। लंबाई बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और मल्टी कराओगे करंट से तो वोल्टेज भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो डेफिनेटली लंबाई बढ़ाना है, यानी जॉकी को लेकर के इधर ही भागो। सर भाग रहे थे, यहाँ मिल गया वो पॉइंट, और यहाँ जो पॉइंट मिल गया हमको यहाँ, उसको J2 कह देते हैं। सर ये एक ऐसा पॉइंट मिला कि अगर इस पर सेट करा दूँ, किसको? अगर मैं इस पर सेट करा दूँ जॉकी को, मतलब वही जॉकी को, इस पर अगर सेट करा दूं जॉकी को, तो मैं पाता हूं कि V A J2, ए और J2 के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू क्या? E, सेल्फ पृथक भाग से। तो ये बेटा कि जब A और J1 के बीच कम था पोटेंशियल डिफरेंस, किसके तुलना में? E की तुलना में, तो नेट करंट इधर बहा था। और अब जब A J2 के बीच ज्यादा है पोटेंशियल डिफरेंस E के कंपैरिजन में, तो जो नेट करंट बहेगा वो पहली वाली पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पिछली बार नेट करंट जो बहा था वो ऐसे बहा था, तो इस बार जो नेट करंट बहेगा वो ऐसे बहेगा, ऐसे, यानी किस पाथ से होता हुआ? A E, अब इसका कोई मतलब नहीं है, A E J2 ऐसे होकर बहेगा, क्योंकि इस बार A J2 ज़्यादा है किसकी तुलना में? E की तुलना में। तो सब कुछ इस वाली कंडीशन का उल्टा होगा। इस बार ये है मेरा सर्किट, ये इनके होने का मतलब मैंने जो कि को यहाँ सेट कर दिया, तो पहले का उल्टा होगा, यानी अब जो विक्षेप होगा गैल्वेनोमीटर में वो पहले के अपोजिट डायरेक्शन में इधर होगा। समझ गए इस चीज को? क्योंकि इस बार जंग में कौन जीता है? A J2 जीता है, तो सब कुछ पहले वाले का उल्टा होगा। ठीक, तो हमने बेटा देख लिया कि J1 पर सेट करने पर E ज़्यादा है और वोल्टेज A J1 कम था, तो करंट ऐसे बहा, यानी कि इधर से होकर करंट बहा। और अब देखा कि भैया वोल्टेज, वैसे बेटा वोल्टेज A J2 ये ज़्यादा है E के कंपैरिजन में, तो करंट कैसे बहा? इनके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऐसे बहा करंट। ठीक है ना? तो सर अब ये बात सच है कि अगर J1 पर पोटेंशियल डिफरेंस कम है, किससे? E से, और J2 पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, किससे? E से, तो J1 और J2 के बीच कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा भाई, अगर A J1 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस E से ज़्यादा कम है और A J2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस E से क्या है? ज़्यादा है, तो J1 J2 के बीच एक पॉइंट कहीं ऐसा जरूर होगा जहां उस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा सेल के विद्युत वाहक बल किससे? E से। सोचने की बात है कि भैया A J1 J2, अगर A J1 के बीच जो डिफरेंस है वो E से कम है, A J2 के बीच जो डिफरेंस है वो E से क्या है? ज़्यादा है, तो J1 J2 के बीच एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा कि जिसके बीच डिफरेंस बराबर होगा किसके? E के। डेफिनेटली एक ऐसा पॉइंट जरूर से जरूर होगा बेटा। ठीक है सर? तो सर उस पर क्या खास बात होगी? भाई खास बात क्यों नहीं होगी? उसमें A और J के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E के जस्ट क्या होगा? इक्वल होगा। जी हाँ सर। तो भैया इस बार जो करंट, अब कहा तो इस बार क्या है मैटर? इस बार ये है मैटर कि सर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में। क्यों? क्योंकि इस बार बात यह है कि ए जे के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। हाँ सर ये बात तो अच्छी रही। खास बात अब इसमें क्या है वो ये है सर कि मैं बड़ी आसानी से पैमाने की सहायता से इस लेंथ को मेजर कर लूंगा, और जब इस लेंथ को मेजर कर लूंगा तो अब आप सोचिए कि सर आपने तो कहा था इस तरीके से आप ई को जान जाएंगे। कैसे जान जाएंगे? बता रहा हूं, इस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये नल पॉइंट है, ये नल पोजीशन है, इस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इस पर वी ए जे इक्वल टू क्या है बेटा? ई है। तो सर आप इससे ई की वैल्यू कैसे जानेंगे? बताता हूं, जरा ये ध्यान दो कि जब मुझे ए बी में पोटेंशियल ग्रेडियंट पता होगा, वायर ए बी में क्या पता होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा क्या? एक्स, मतलब कि चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू क्या? डिस्टेंस। जैसे अगर आपको ये पता हो कि 4 वोल्ट पर मीटर गिर जाता है, हर मीटर पर 4 वोल्ट गिर जाता है, ठीक है ना? तो जरा बताओ कि 4 मीटर पर कितना गिर गया? तो भैया हर मीटर पर 4 वोल्ट गिर जाता है, तो 4 मीटर पर कितना गिर गया? 16 वोल्ट गिर गया। यानी कि अगर हम के में एल का मल्टी कर दें तो जितना पोटेंशियल लॉस हुआ वो मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा।
के में अगर किसका मल्टी कर दें, एल का, बिल्कुल। और इस वाली पोजीशन में जिसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ये नल पॉइंट है, और नल पॉइंट तभी मिलेगा जब वोल्टेज डिफरेंस ई के क्या होगा, इक्वल होगा, तभी मिलेगा नल पॉइंट। तो बड़ी आसानी से मैं कह सकता हूं कि सर अगर के पता हो तो ये डिस्टेंस मैं मेजर कर लूंगा इस पैमाने से और मल्टी करा दूंगा और हमको क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, बड़ी इजीली तरीके से। सर के इंटू एल इज इक्वल टू क्या, ई। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब आगे चीज, प्रश्न ये है सर, यल तो मैं पढ़ लूंगा पटरी से, लेकिन मैं के कैसे पाऊंगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बात तुम्हारी भी सही है। उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं कि कैसे आपको के मिलेगा, कैसे मैं मापूं विभव प्रवणता को, कैसे आप निकालेंगे विभव प्रवणता। देखिए एक काम करते हैं कि अगर आपको के की वैल्यू निकालनी है तो आप इस सेल की जगह, जहां पर आप सेल को अटैच करते हो जिसका ईएमएफ काउंट करना है, इसकी जगह आप एक स्टैंडर्ड सेल लगा दें जिसका आपको पहले से ईएमएफ पता हो। एक होता है वेस्टर्न कैडमियम सेल, या और बहुत सारे सेल होते हैं जिनका आपको पहले से ई पता होगा, ठीक है, उसको लगा दें। मैं आपको बता दूं वेस्टर्न कैडमियम जनरली यूज़ करते हैं, इनका 1.0184 वोल्ट होता है इसका ईएमएफ। आप इसको लगा दीजिए, ठीक है ना बेटा, यहाँ पर। और उसको लगाने के बाद फिर एक काम करिए, चौकी को चलाइए और कहीं ऐसी जगह सेट करिए कि जहाँ से आपको कि इस गैल्वेनोमीटर का नल पॉइंट मिल जाए, ठीक है ना। नल पॉइंट का मतलब कोई विक्षेप ना हो, यानी जहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है ना बेटा। एक ऐसा पॉइंट तलाश कर लीजिए इसको लगाने के बाद वेस्टर्न कैडमियम को, और आपको पता ही है कि उस डिस्टेंस को आप ऐसे मेजर कर लेंगे, इससे पढ़ लेंगे पैमाने से, मान लेते हैं वो डिस्टेंस कितना है, एल डैश। तो आपको पता है सर के इंटू एल डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा, वेस्टर्न कैडमियम के ई के बराबर होगा, अगर नल पोजीशन मिल गई है तो, ठीक है। अब वो डिस्टेंस आपने इससे मेजर कर लिया है। सर आपको के निकालना है तो के कैसे निकलेगा, आप ई को डिवाइड कर दो किससे, एल डैश से। एल डैश आप पढ़ लेना, कहाँ से पढ़ लेना, इस पर पढ़ लेना, पैमाने से कितनी लंबाई पर हमको नल पोजीशन मिली है, और ई की वैल्यू तो आपके पास ही है, वोल्ट अपान, और यल डैश कुछ भी मान लो तो तुम्हारी इच्छा हो। अगर मैं यल डैश की वैल्यू मान लेता हूँ 509.2 सेंटीमीटर, मान लो इतने सेंटीमीटर पर मुझे शून्य विक्षेप मिल गया है, ठीक है। तो जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपको जो के की वैल्यू मिल जाएगी वो लगभग 0.2 वोल्ट पर मीटर मिल जाएगी। इस तरीके से के की वैल्यू। सर एक प्रश्न हमारा और है, और एक वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न, सर ये बताइए, तार ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित किसने किया, वोल्टेज डिफरेंस लगाया किसने, बैटरी में लगाया, ठीक सर। फिर आप ये भी तो सोचें कि ए और किसके बीच, जे के बीच आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिया किसका, ई का लिया, सच है, ई का लिया, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच निश्चित रूप से जो सेल का टर्मिनल अटैच है वो कौन है, ई है, इसलिए इनके बीच इन्हीं का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। वर्ड है सेंसिटिविटी या पोटेंशियोमीटर, विभवमापी की सुग्राह्यता। सर इसके क्या मतलब होते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप ये देखिए कि जैसे ये जॉकी को यहां पर सेट किया और अगर यहीं पर हमको नल पॉइंट मिल जाता है तो ठीक है सर, नल पॉइंट अगर मिल जाता है तो हम इस लेंथ को मेजर कर लेते हैं, और लेंथ को मेजर करके के इंटू यल इज इक्वल टू वी जान जाते हैं, और वी ही बराबर होता है ई के। हाँ सर ये बात सही है। अगर तुमने यल को गलत मेजर किया तो, गलत मेजर किया तुमने यल को तो तब तो तुम्हारा ई गलत आ जाएगा, है ना बेटा। हाँ सर ये बात तो सही है। तो सबसे बड़ी गलती तो ये है कि अगर मैंने लंबाई को गलत पढ़ा तो शुद्धता घट जाएगी, एक्यूरेसी घट पड़ जाएगी, ठीक है सर। एक दिक्कत और भी है, क्या, एक तो यह है कि हमने लंबाई को गलत पढ़ा, जहां पर बिल्कुल शून्य है, जब मैंने जॉकी को सेट किया तो जहां पर शून्य है मैं उसको पढ़ने में गलती कर दिया, यहां पर है तो मैं सही नहीं पढ़ पाया, इसको पढ़ लिया, या फिर इन दोनों के बीच पढ़ लिया, इन दोनों के बीच पर है जॉकी, यहां पर दो लाइनों के बीच में है। अब मैं जॉकी को यहां पर पढ़ूं या फिर यहां पर पढ़ूं, यानी हमसे संभावना है गलती होने की कि यहां पर अगर पढ़ा, अगर जॉकी दो खानों के बीच भी आ गई तो आप या तो इसको पढ़ोगे या तो इसको पढ़ोगे, दो में से एक के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बीच वाला तो आपको मेजरमेंट पता नहीं है, और एक खाना कई मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है। सब दिक्कत हो गई, बिल्कुल दिक्कत हो गई। क्या किया जाए इसका बताते हैं। एक तो ये हमसे गलती हो सकती है, तो सुग्राही कहां हुआ। और सर एक बात और है, कभी कभी होता क्या है कि जॉकी को यहां रखे और यहां पर नल पॉइंट मिला और नापते नापते जॉकी खिसक गई बगल, जैसे जॉकी को मैंने यहां सेट किया और जब मैं मेजर करने लगा, जॉकी जहां देख क्या करते हैं, पहले आप लोग जॉकी को चलाते हैं ए बी पर, कहीं पर एक जगह सेट करते हैं जहां पर नल पॉइंट मिल जाए। आप जब मेजर करने लगे उस दूरी को कितने दूरी पर मिला,
तब तक जॉकी हल्का खिसक जाती है, खिसक जाती है। हाँ सर बात तो सही है। तो अगर खिसक जाए तो गैल्वेनोमीटर में फट से सुई घूम जाए और बहुत ज्यादा घूमे, इतना घूमे कि हमको दिखाई पड़ जाए कि हमारी जॉकी खिसक गई है, हमारा जो जे था जॉकी, जो नोक ए बी के बीच सेट था वो खिसक गया है, तभी तो सुई घूम गई। हाँ सर ये बात तो सही है। तो अगर सेंसिटिव चाहते हो गैल्वेनोमीटर को तो हल्का सा भी जॉकी अगर खिसके अपनी जगह से वो ये तो पर्याप्त विक्षेप होना चाहिए सर। लेकिन एक दिक्कत और भी है, मान लीजिए अगर जॉकी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इतना छोटा सा हुआ, इतना छोटा सा, बहुत थोड़ा सा, ये सुई बहुत थोड़ी, जो मैं जॉकी को खिसकाता हूं इसको, ये बगल गई तो इधर, लेकिन इतना थोड़ा सा गई कि हम उसको देख नहीं पाए, बहुत बारीक सा गया। तो अगर बहुत बारीक सा गया तो गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप होगा इस सुई में जो विक्षेप होगा, अगर आपकी जॉकी बहुत थोड़ी सी खिसकी इधर ये, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप भी बहुत थोड़ा सा होगा और इतना थोड़ा सा विक्षेप होगा कि हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया जाए सर, क्या किया जाए? बात तो सही है। एक चीज मैं आपसे कहता हूं कि काश जॉकी जो इधर से इधर गई है तो ज्यादा से ज्यादा कितनी गलती कर देगी? कै खाना? एक खाना। यहां से यहां जाने में जॉकी यहां से यहां गई तो इतना दूर तो कभी खिसकेगा ही नहीं, थोड़ा मोड़ा खिसकेगा, थोड़ा सा खिसकेगा, तुमसे इतनी सी ही गलती होगी। बहुत खिसका दोगे तो एक खाना, और अगर दो ही खाना खिसका दिए तो गलती नहीं तो पाप कर दिए, तुम फिजिक्स के योग्य ही नहीं हो, तुम भीख मांगो पढ़ाई छोड़ करके, क्योंकि दरिंदगी हो गई। दो ही खाना क्रॉस करता ना, पाप, ब्लंडर, महामिस्टेक, महापाप हो गया। ज्यादा से ज्यादा एक खाने के बराबर, एक खाने के बराबर, ठीक है। तो सर जरा यहां देखिए कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा जॉकी को पढ़ने में गलती कर दिए, जॉकी खिसक गई हमारी, ये खिसक गई इधर, तो ज्यादा से ज्यादा एक खाने की गलती होगी, तो एक खाने का मतलब 1 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर। और पूरा तार अगर ए बी का मीटर का है, 1 मीटर का है, तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो 1000 अगर 1 मीटर लंबा वायर है तो 1000 मिलीमीटर में अगर 1 मिलीमीटर की गलती कर रहे हो मतलब कै खाने के बराबर? एक खाने के बराबर। आपकी पटरी का एक खाना 1 मिलीमीटर है, तो देखो कै % की गलती की है? 0.1% की गलती हुई। सर अगर तार को मैं एक काम करूं 10 मीटर कर दूं तो 10 मीटर का मतलब कितना? 1000 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर का मतलब 10,000 मिलीमीटर। अगर तब एक खाने की गलती की है, एक खाने की गलती मतलब 1 मिलीमीटर गलती, और तार तुम्हारा 10 मीटर लंबा है मतलब 10,000 मिलीमीटर। परसेंटेज निकाल लो, 0.01%। अब तुम्हारा फॉल्ट 0.01% है, यानी तार को जितना लंबा से लंबा कर रहे हो तो तुम्हारा जो खानों की गलती हो रही है, जो कि खिसक जा रही है, जो तुम पढ़ नहीं पा रहे हो कि इतना थोड़ा सा खिसकाव हुआ है, कैसे पढ़ूं? तो एक खाना ज्यादा से ज्यादा खिसकाव होगा, एक खाना से बड़ा खिसकाव हुआ तो तुम पढ़ लोगे। तो एक खाने के खिसकाव से जो तुम्हारा फॉल्ट हुआ वो बहुत कम है, 0.1, और इस कमी को और कम कर सकते हो, इस फॉल्ट को 0.1% की कमी को और कम कर सकते हो अगर तार की लंबाई बढ़ा दो 0.01%। ये हो गई बेटा। यानी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? तार की लंबाई बढ़ा दो। तार की लंबाई बढ़ाने का मतलब विभव प्रवणता को L बढ़ाने का मतलब विभव प्रवणता को कम कर देना। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को कैसे बनता है पोटेंशियोमीटर, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पूरा स्ट्रक्चर कैसे है। सर आप एक वुडन ब्लॉक ले लें, एक प्लेट ले लें लकड़ी का, ठीक है, और फिर 4 to 12 मीटर लेंदी कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का वायर ले लें। सर क्यों कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का वायर ले लो? एक्चुअली कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन जो होते हैं बेटा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं। सर उससे लाभ क्या है? इसका लाभ ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का कि इनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, और ये हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टिव वायर होते हैं। कॉन्स्टेंटन या फिर क्या मैग्नीन हाई रेजिस्टेंसिव वायर होते हैं। इनका छोटा सा ही तार लोगे खूब ढेर सारा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और जितना बड़ा रेजिस्टेंस करेगा उतना ज़्यादा भी मिलेगा मुझे, ठीक है ना, V = I × R। तो सर इसलिए इनको लो। दूसरा, और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, इनका रेजिस्टेंस बदलता नहीं, क्योंकि कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन एक एलॉय है, ठीक है ना, और एलॉय का रेजिस्टेंस नहीं बदलता। दूसरा क्या चीज़ है, इनके अंदर एक और प्रॉपर्टी है, इनका बेटा जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा है वो काफ़ी कम है। इससे क्या लाभ होगा सर? सर मैं जानता हूं कि T टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो R 0 डिग्री सेंटीग्रेड की रेजिस्टेंस और 1 + अल्फा × T। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो अल्फा अगर बहुत छोटा हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेफिनेटली रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस ही बढ़ता रहेगा पोटेंशियोमीटर में, उस वायर का जो AB वायर था बेटा
तो रेजिस्टेंस ही बढ़ता रहेगा तब तो खेल ही खड़बड़ हो जाएगा। भाई क्या है, जितना मशीन लगाया है मैंने किसी डिवाइस को बनाने में, अगर उस मशीन की प्रॉपर्टी बदलती रहेगी तो हमको एक नेट रिजल्ट मिल ही नहीं पाएगा। तो जो तुमने AB वायर लगाया था उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तार का रेजिस्टेंस बदल रहा है बार बार। तो टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, जब करंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो कोई एक ऐसा वायर यूज करना है जिसका टेम्परेचर बढ़ने पर भी रेजिस्टेंस ना बढ़े। सर ऐसा वायर कौन हो सकता है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंट। क्यों, इनका अल्फा काफी कम होता है। तो अगर तुम्हारा टी बढ़ेगा बेटा तो अल्फा कम होने से अल्फा इंटू टी का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो काफी कम आएगा। काफी कम का मतलब लगभग 0.001 आ जाएगा, और इतना कम वैल्यू अगर तुम एक में जोड़ोगे तो 1.0001 हो जाएगा। और अब आप देख लो ये वैल्यू भी लगभग किसके बराबर है, 1 के। और अगर 1 का मल्टी तुम R0 से करोगे तो R0 का अगर 1 से मल्टी करोगे तब भी कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा, R0 अब भी R0 ही रहेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी R की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि T बढ़ाने से अल्फा इतना कम है कि अल्फा इंटू टी का मल्टीप्लिकेशन काफी कम, और 1 में अगर 1 से छोटी चीज जोड़ोगे तो वैल्यू लगभग 1 के बराबर ही रहेगी, और 1 का किसी में भी गुणा करने पर कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है ना बेटा, ठीक है सर तो क्या करते हैं कि 4 से 12 मीटर लंबा कॉन्स्टेंट या मैग्नीन का वायर लेते हैं। फिर क्या करते हैं सर, उस वायर को लेकर के बेटा उसको 1-1 मीटर के काफी छोटे छोटे मतलब 1-1 मीटर के टुकड़ों में काट लेते हैं, और उनको एक दूसरे के पैरेलल इसी बोर्ड पर सेट कर देते हैं। 4 मीटर वायर है तो 4 ही टुकड़ा होगा, 12 मीटर वायर है तो 12 टुकड़ा होगा। फिर क्या करते हैं सर, फिर पीतल के पट्टियों को ऐसे बगल बगल से जोड़ देते हैं। यहाँ पीतल की पट्टियाँ क्यों, इनका रेजिस्टेंस काफी कम होता है वायर के कंपैरिजन में। तो अगर 1 मीटर लंबा वायर है तो इनका कुछ रेजिस्टेंस है, तो इनके रेजिस्टेंस का मान इस रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में काफी कम है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे पत्तियों से इनको जोड़ दो। सारे वायर्स को तो पैरेलल सेट किया, लेकिन जब इनको मैंने पत्तियों से जोड़ दिया कॉपर के तो लाभ ये हुआ कि सब सीरीज में आ गए। ठीक है ना, ये ठीक है ना। और ये जो 2 पॉइंट A और B है इस पर स्क्रू लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं सर, ये काम जो पहले किया था, क्या चीज़ कि A वाले को एक शीशा संचायक बैटरी, थोड़ा सा सीधे हो जा बेटा नहीं तो पटक पटक के मारूंगा अभी। शीशा संचायक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, फिर एक कुंजी, फिर रियोस्टेट, इसको B से लाकर अटैच कर देते हैं। फिर क्या करते हैं सर, आपको पता था कि जिस सेल का आपको क्या मेजर करना है, EMF, उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को भी A से अटैच कर देते हैं। ठीक है, और अरे तुम लोग की तो आदत है, ये लो। फिर उस सेल के नेगेटिव टर्मिनल को एक गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी, एक गैल्वेनोमीटर और एक किससे बेटा, जॉकी से मेजर कर देते हैं, जॉकी से। और इस जॉकी के वायर को ले आते हैं। अब ये जॉकी नहीं है, गैल्वेनोमीटर को भी लास्ट में जॉकी लगाएंगे। तो जानते हैं क्या करते हैं बेटा, इस पर ऐसे एक त्रिभुज के आकार का एक खांचा बना देते हैं। ठीक है ना, और त्रिभुज के बीच में एक गैलरी होती है। ठीक है ना, अब इसी गैलरी में हमारा ये कलम जैसे है, इसको धंसा दो। ये मान लो मेटल की बनी हुई है, और इस वायर को इसी से अटैच कर दो। अब होगा क्या चीज़, अगर यहाँ पर अटैच कर दिया, यहाँ पर टच करा दिया, किसको, इस चौकी को, इसको ला करके यहीं अटैच कर देंगे, इसको ला करके यहाँ अटैच कर देंगे इसी से। ये जो खूंटी अंदर है ना, इस गैलरी में खूंटी ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है ना, अब अगर हमको शून्य विक्षेप चाहिए, इस पर नल पॉइंट चाहिए, तो इसे चलाए, इसको अंदर से सेट कर दिए, तार पर छुआ दिए। तो तार पर छुआ दिए तो हुआ क्या चीज़, आप सोचिए, ये हमारा वायर AB ही तो है, यही तो मेरा वायर AB। अब अगर यहाँ सेट करा दिए तो आप ये सोचो A से कितनी दूरी पर, यही इतनी लंबाई मेजर कर लो। और अगर यहाँ पर शून्य विक्षेप ना मिले तो पूरे इस त्रिभुज को इधर खिसका दो, यहाँ पर सेट करा दो जॉकी को, तब ये हो गई मेरी लंबाई। अगर यहाँ पर भी ना मिले शून्य विक्षेप तो यहाँ पर सेट कर दो जॉकी को, तो ये हो गई पूरी लंबाई। यहाँ पर भी शून्य विक्षेप ना मिले तो मैं इस कलम को मतलब इस जॉकी को नीचे ले आऊंगा, इस वाले वायर पर ऐसे ऐसे करूंगा। जरूरत पड़ी तो पूरा त्रिभुज बाएं दाएं होगा, ऊपर नीचे होगा। यहाँ पर सेट करूंगा, यहाँ पर सेट करूंगा, जहां पर लगाऊंगा, देखो इधर 1 मीटर पूरा हो गया, फिर इधर 2 मीटर पूरा हो गया। अगर यहाँ पर आपने देख लीजिए, ये हुआ 1 मीटर, फिर क्या हुआ, अगर तुमने यहाँ पर सेट कर दिया जॉकी को, इसको ऐसे, तो 1 मीटर तो हुआ, इसका रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। और अगर इधर आ गए तो 1 मीटर ये और आधा मीटर ये, 1.5 मीटर हो गया। अगर यहाँ पर जॉकी सेट कर दिया तो 1 मीटर 2 मीटर, फिर यहाँ पर सेट कर दिया तो 1 मीटर 2 मीटर और 2.5 मीटर हो गया। यहाँ पर आ गए 3 मीटर, फिर यहाँ पर आए 3 मीटर है भी, फिर इधर आ गए तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 3.5 मीटर, B पर आ गए 4 मीटर, इस तरीके से बेटा। ठीक, तो ये तरीका हो गया। तो यहाँ पर ये जो वायर लगाई, हमने ये जॉकी लगाया हुआ है, इसी से तार को सेट कर देते हैं, इसको इसे मान देते हैं। क्लियर हो गया, ठीक बेटा। अब आप देखते हैं यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का क्या बेटा है यूज।
तो पोटेंशियोमीटर का पहला यूज है बेटा, अगर मुझे दो सेल्स के ईएमएफ का कंपैरिजन करना है, किसका विद्युत वाहक बल ज्यादा है, इसमें आप पोटेंशियोमीटर को यूज कर सकते हैं। कैसे सर? बहुत ध्यान से देखिएगा। देखें, एक काम करते हैं, जो हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर था, पोटेंशियोमीटर का वायर कौन था? ये ए बी। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको। ए बी ये वायर है, पोटेंशियोमीटर का वायर ए बी जो है, इसके ए टर्मिनल को बताया तो थे सीसा संचायक सेल की बैटरी। बहुत ध्यान से देखिएगा, ए टर्मिनल को सीसा संचायक सेल की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक धारा नियंत्रक और से जोड़ देते हैं ए और बी को। ठीक है सर, जोड़ दिया। कोई दिक्कत किसी को? नो दिक्कत सर, इससे तो आपने जोड़ दिया। आप क्या करते हैं बेटा, इसको डिजाइनर कर दें। जोड़ दिया। फिर क्या करते हैं, ये सब कुछ इतना सेट कर दिया ए बी के बीच। फिर एक काम करते हैं, पैरामीटर भी एक सेट कर दो बेटा। वो आपको पता है कि बैटरी से क्यों सेट किया है, बैटरी से क्यों सेट किया है, सीधा संचायक सेल की बैटरी से ए और बी के बीच सेटिंग क्यों बनाई, ताकि ए और बी के बीच जो हमारा वायर है, आपको पता है प्लस से करंट निकलता है, जाता है, आता है, जाता है, फिर आता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया ए और किसके बीच बेटा, बी के बीच। ठीक, और एक पैमाना भी लगा दीजिए, पैमाना भी एक लगा दिया, एक पैमाना, मीटर स्केल। मीटर स्केल लगा दिया। ठीक है, फिर क्या करते हैं सर, जिन दो सेलों का आपको विद्युत वाहक बल मापना है, उन दोनों सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल को, जिन दोनों का आपको मेजर करना है, पहले का E1 मान लेते हैं, दूसरे का क्या मान लेते हैं, E2। इनका E2। जिन दोनों का आपको विद्युत वाहक बल मापना है बेटा, इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को भी आप किससे ऐड कर दीजिए, ए से ऐड कर दीजिए। ठीक है, और इनके निगेटिव टर्मिनल को, इनके कौन से टर्मिनल को, नेगेटिव टर्मिनल को, एक टू वे स्विच, इनके नेगेटिव टर्मिनल को मैं बता रहा हूं। टू वे स्विच क्या है, द्विमार्गी कुंजी। ये एक द्विमार्गी कुंजी है, इसको K1 कह दो, इसको K2 कह दो। इसको ऑन करोगे तो ये वाला ऑफ रहेगा, केवल ये वाला वर्क करेगा, और अगर इसको ऑफ कर दो, इसको ऑन कर दो, तो केवल ये वाला सर्किट में काम करेगा, इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, टू वे। एक स्विच आती है मार्केट में, उसको ऊपर ऑन करो मतलब बंद करो तो दूसरा काम करेगा, कोई पंखाओं का चलेगा, नीचे की तरफ करो तो कोई और पंखाओं का चलेगा, उसको बोलते हैं टू वे स्विच। इस वाले को ऑन करोगे, सर्किट में डाल दोगे तो ये वाला काम करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा, इधर कर दोगे ऑन तो ये वाला काम करेगा, इसका महत्व खत्म हो जाएगा। ये टू वे स्विच है, K2। अब दोनों सेलों के, जिन सेलों का कंपेरिजन करना है विद्युत वाहक बल का, इनके नेगेटिव टर्मिनल को एक टू वे स्विच से अटैच करते हुए, ठीक है ना, एक गैल्वेनोमीटर, वो भी संतयुक्त गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर, वो भी संतयुक्त गैल्वेनोमीटर, संतयुक्त गैल्वेनोमीटर से अटैच करते हुए एक जॉकी की सहायता से, किसकी सहायता से, जॉकी की सहायता से। आपको पता है जॉकी क्या चीज है, एक स्लाइडिंग की है, भाई जॉकी को जान ही रहे हो ना, कि उस जॉकी को कहीं पर भी ए से लेकर के, यहां से लेकर के कहीं पर भी उस जॉकी को सेट करते हैं। तार ए बी के बीच ही तो सेट करते थे बेटा, ए और बी के बीच, इसी पर तो जॉकी को चलाते थे, जे को कभी यहां कभी यहां कभी यहां, J2 पर, तो वही हमारा ए बी है, इसी पर चलाते हैं।
ठीक है बेटा, कहीं यहाँ सेट कर देते हैं चौकी को, ठीक है। चौकी को सेट करना है अपनी जरूरत के अनुसार, ए से लेकर के कहीं पर भी, ए और बी के बीच, भाई जहां पर तुमको शून्य विक्षेप मिल जाए गैल्वेनोमीटर में। अब भैया देखिए, सबसे पहले तो एक काम करिए, B1 को ऑन कर दीजिए, मतलब इस कुंजी को ऑन कर दीजिए K1 को, और जैसे इस कुंजी को ऑन करोगे तुरंत करंट बहना शुरू, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ए और किसके बीच, बी के बीच। जी हाँ सर, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब क्या करते हैं बेटा, अब इस कुंजी K2 की सहायता से अगर इस वाले को ऑन कर देते हैं, ये वाला ऑफ है, तो भैया E1 को परिपथ में डाल दिया, शुरू हो गया E1 वाला काम। इसके होने में ये इस समय वर्क नहीं कर रहा है, E1 पड़ गया परिपथ में। अब क्या करो, पकड़ो चौकी को और चलाना शुरू करो। कहां से, ए से, और चलाते हुए देखो कि कहां रख दूं ए और बी के बीच, जॉकी को कहां रख दूं, ए से लेकर के बी के बीच कहां रखूं कि शून्य विक्षेप मिल जाए। मान लो कि जॉकी को यहीं पर रखने पर शून्य विक्षेप मिल जा रहा है, तो क्या कहोगे सर कि अगर यहां पर रखने पर मिल जा रहा है शून्य विक्षेप, यहां पर रखने पर, तो शून्य विक्षेप मतलब नल पॉइंट मिल जा रहा है, देखते हो गैल्वेनोमीटर में। तो E1 बराबर K इंटू क्या होगा, इस लंबाई को मेजर कर लो, 1 मीटर, और अगर ये 50 सेंटीमीटर है तो यानी 1.5 मीटर हो गया, ठीक है। तो वो लंबाई मान टोटल यहाँ से यहाँ तक की, ये टोटल लंबाई L1 मान लेते हैं, तो ये पहले सेल का हो गया। अब एक काम करो, इसको ऑफ करो, इसको ऑन करो, ठीक है सर। उससे क्या होगा, फिर भाई ये वाला परिपथ में पड़ गया सर्किट में। अब फिर जॉकी को पकड़ो, फिर चलाना शुरू करो और ढूंढो नल पॉइंट। मान लो इस बार यहां मिल गया नल पॉइंट, तो लंबाई को मेजर कर लो, और अब उसका विद्युत वाहक बल कंपैरिजन करना है E1 A2 का बेटा। हो गया ना बेटा आसानी से। अब मैं आपको बता दूं, तुलना हो जाएगा दोनों का। अब मैं आपसे कह दूं, अगर मान लो कि इनमें से कोई एक बैटरी, कोई एक सेल प्रामाणिक सेल हो जिसका आपको E पता हो, यानी EMF पता हो, तो बड़ी आसानी से अगर पता है किसी का, तो एक का तुम मेजर कर सकते हो L1/L2, इसको इधर भेज दो, खट से E1 की वैल्यू पता लग जाएगी। और मैं आपको चीज बता दूं कि बड़ा प्रामाणिक मान देता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो E की वैल्यू मिलती है वो शून्य विक्षेप की स्थिति में मिलती है, जब सेल कोई धारा नहीं दे रहा होता है। और जब कोई धारा सेल नहीं दे रहा होता है तो यकीन मान लो कि हमको विभवमापी के द्वारा यथार्थ मान मिलता है, कैपिटल E। जब सेल धारा दे रहा होता है तो E से कम मिलता है। याद करो तुम लोग, जब मैंने पढ़ाया था तुम लोग को क्या मीटर सेतु। लेकिन ऐसी कंडीशन में यथार्थ मान मिलता है, ठीक है। कुछ सावधानियां भी हैं इसके यूज करते समय, कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। क्या चीज है कि भैया एक चीज याद रखिएगा कि इस संचायक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और जिन दो सेलों का तुलना करना है उनके पॉजिटिव टर्मिनल सब ए से जुड़े होने चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज और है कि हमेशा संचायक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो E1 E2 दोनों से ज्यादा हो। अगर कम हुआ तो कभी तुमको नल पोजीशन मिलेगी ही नहीं। अगर कम हुआ तो कभी नल पोजीशन नहीं मिलेगी, ज्यादा ही होना चाहिए हर हाल में। दूसरी चीज क्या है कि ये जो तार है आपका है, इसका व्यास, मोटाई हर जगह सेम होना चाहिए। अगर मोटाई सेम नहीं है तो रेजिस्टेंस आपको करेक्ट नहीं मिले, तो आपको सही से E की वैल्यू नहीं मिलेगी। दूसरा चीज क्या चीज है बेटा इसमें, और एक कि विभव प्रवणता ही नहीं समान होगी अगर तार मोटा पतला हुआ तो। विभव प्रवणता तभी समान होगी जब तार की मोटाई और रेजिस्टेंस सब जगह सेम हो, क्योंकि मोटाई और लंबाई पर ही रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और अगर तार कहीं मोटा कहीं पतला हुआ तो हर जगह विभव प्रवणता सेम नहीं मिलेगा, विभव प्रवणता का मान अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होगा। अगली चीज, बहुत देर नहीं करना चाहिए प्रैक्टिकल करने में E1 E2 की वैल्यू निकालने में, क्योंकि तब तार गर्म हो जाएगा और गर्म तार का रेजिस्टेंस कुछ तो बदल ही जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज और कहते हैं, जल्दी जल्दी प्रेक्षण लेना चाहिए। पहले सेल को निकालने के बाद दूसरा सेल डालते समय बहुत ज्यादा देर नहीं करना चाहिए, तलातर प्रेक्षण लेना चाहिए, ठीक है बेटा। और एक चीज कह देते हैं कि जो है शून्य विक्षेप मिलते मिलते गैल्वेनोमीटर से इसको हटा देना चाहिए। और ये जो जॉकी है इसको चाप के अगर तार पे रगड़ोगे तो तार छिल जाएगा, पतला हो जाएगा, कहीं मोटा हो जाएगा, सावधानी से। दूसरा यूज इसका जो है वो है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल टू कैलकुलेट। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने में भी आप विभवमापी को यूज कर सकते हैं। कैसे, आपको दिखाते हैं। दूसरा यूज इसका वही वाला, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है बेटा, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को, जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है,
ठीक है, ये आंतरिक प्रतिरोध R, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को A से जोड़ देते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हुए और एक कुंजी भी सेट कर देते हैं K2। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R आपको दिख रहा है। सर क्या करते हैं, कुंजी K1 तो आनी है, सब कुछ वैसे ही, केवल इतने काम नहीं किया, कुंजी K1 आनी है, पोटेंशियल तो क्रिएट ही है A और किसके बीच, B के बीच। अब आप देख लीजिए, इसको अभी आप रखते हैं कुंजी K2 को, यानी जो हमारा सेल है वो खुले परिपथ पर है, खुले परिपथ पर है। और जब सेल खुले परिपथ पर है, उस कंडीशन में आप जॉकी को पकड़िए, ये सेल इसमें तो लगा है, पोटेंशियोमीटर के साथ तो है ये, लेकिन अपने खुले परिपथ पर है। और जब ये अपने खुले परिपथ पर है तो आपको पता है कि सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेटों के बीच, वो विद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर होगा। ये सबको पता है कि जब सेल खुले परिपथ पर होता है तब इनके प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत वाहक बल E के क्या होता है, बराबर होता है। और इस समय ये खुले परिपथ पर है, सेल इसमें कोई धारा नहीं दे रहा है, ठीक है ना, सेल इसमें है पोटेंशियोमीटर में, लेकिन इस परिपथ में सेल अटैच नहीं है। और मैं जॉकी को एक ऐसी जगह सेट करूंगा कि जब ये नल पॉइंट पर हो, किस पर हो बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, नल पॉइंट पर हो, है ना। नल पॉइंट का मतलब क्या है, मैं इस जॉकी को ऐसी जगह सेट करूंगा कि नल पॉइंट पर हो, मतलब कोई करंट नहीं बह रहा है। आपको बताए थे कि गैल्वेनोमीटर एकदम सीधा खड़ा हो जाएगा, J1 और J2 के बीच एक ऐसा बिंदु मिला था, मैं मान लेता हूं वही बिंदु कौन है, हमारा J है। J1 और J2 के बीच, तुम भूल रहे हो, नालायक हो और हरामखोरी की हद है, अभी गरियाना शुरू करूंगा। J एक ऐसी पोजीशन मिला था कि जिस पर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं था, यानी कि जो हमारा सेल है इससे कोई धारा मिल रही है, कोई धारा नहीं मिल रही है, जहां मैंने G को सेट किया है कोई धारा नहीं मिल रही है, तो इस समय जो V होगा वो किसके बराबर होगा, E होगा। मैं इस लंबाई को मेजर करूंगा और वो जो लंबाई होगी, मैं मान लेता हूं उसको, वो लंबाई L1 है। जब इसको मेजर कर लिया, समझ गए ना, तो सेल से कोई धारा इसमें जा रही है, हरामखोरों, कोई धारा इसमें जा रही है सेल से, अभी गरियाऊंगा बस, कोई धारा इसमें जा रही है, नहीं जा रही है। और दूसरी चीज क्या चीज है कि जब तुम जॉकी को सेट करते हो तो नल होता है ना पॉइंट, नल पॉइंट का मतलब कोई करंट चल ही नहीं रहा है, कोई करंट चल ही नहीं रहा है। और जब कोई करंट नहीं है तो आप खुद सोच कर देखिए कि इस सेल के टर्मिनल्स के बीच जो E होगा, या जो सेल के टर्मिनल्स के बीच जो V होगा, वो E के बराबर होगा और K × L1 होगा। ये आप समझ गए, ठीक है सर। आप क्या करिए, अब इस कुंजी को भी ऑन कर दीजिए, उससे क्या लाभ होगा सर, होगा लाभ। इस कुंजी को ऑन कर दीजिए, इस कुंजी को ऑन करने पर क्या होगा, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि सर मैं फिर जॉकी को ऐसी जगह सेट करूंगा इस पर चलाते हुए कि फिर से हमको नल पॉइंट मिल जाए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इस पोटेंशियोमीटर में सेल के कारण कोई करंट नहीं होगा, सेल के कारण इस पोटेंशियोमीटर में कोई करंट नहीं होगा, पूरे पोटेंशियोमीटर में सेल के कारण कोई करंट नहीं होगा। केवल इस सेल से एक धारा निकलेगी और इससे होते हुए फिर से ही चली जाएगी, यानी केवल सेल के परिपथ में, इसमें इतने में। जॉकी को मैं ऐसी जगह आपकी सेट करूंगा फिर से, कब, जब मैंने कुंजी K2 को ऑन कर दिया, सेल से एक धारा इसमें भी तो जाने लगी बेटा, एक धारा इसमें भी जाने लगी सेल से। पहले तो ये बाहर था और सेल से कोई धारा नहीं चल रही थी, तो जो कुछ भी V था वो E था असल में। लेकिन जब मैंने कुंजी K2 को ऑन कर दिया, मतलब पर सर्किट में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया इस वाले, फिर जॉकी को ऐसी जगह सेट किया, मान लो वो जो सेटिंग है हमारी यहां पर है J' पर, फिर हमको नल पॉइंट मिला। नल पॉइंट मिलने का मतलब कि इस E का कोई भी योगदान अब इसमें नहीं है, किसमें है, पोटेंशियोमीटर में, लेकिन इस E से एक करंट निकल कर इसमें तो जाएगा। और जब सेल से एक धारा इसमें जाने लगी इस वाली सर्किट में, तो अब जो सेल के टर्मिनल्स के बीच V मिलेगा, असल में जो V मिलेगा वो E से कम होगा। आप पढ़े हैं आप इस चीज को, जब सेल धारा देता है तो E नहीं होता, E से कुछ कम होता है। तो भैया नया विक्षेप इस बार मिल रहा है इन पॉइंट्स के बीच, इन पॉइंट्स के बीच इस बार E नहीं काम कर रहा है, क्योंकि E की थोड़ी एनर्जी लॉस हो जा रही है, I × क्या, R, बता चुका हूं मैं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध। तो अब बचा कितना है, V ही बचा हुआ है। अब सेल की प्लेटों के बीच E नहीं बचा हुआ है, E में से IR लॉस हो चुका है आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध, क्या बचा हुआ है, V बचा हुआ है। इसीलिए तो इसको लगाया जाता है कि एक धारा ऐसे चलती रहे जो लॉस कर दे स्मॉल r का, तो स्मॉल r के कारण I × R लॉस हो जाए, तो V बचा है। अब जो V बचा है भैया वो अब सेल के लास्ट बार, अब सेल के टर्मिनल्स के बीच V बचा है। और जब V बचा है, अगर पहले 72 वोल्ट था तो 71 वोल्ट बचा है, तो 71 वोल्ट पर भी तो कहीं ना कहीं नल पॉइंट मिलेगा। वो डिस्टेंस भी मेजर करेंगे,
वो डिस्टेंस मेजर करने पर मिला कितना बेटा, L2। तो सर E/V बराबर L1/L2। और इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला हम पहले भी दे चुके हैं। तो सर E/V इज इक्वल टू L1/L2 -1। इस तरीके से क्या काउंट कर लेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट कर लेंगे। ठीक है बेटा। अब एक काम करो तुम, इससे कई बार, एक बार एक रेजिस्टेंस, फिर दूसरा कोई रेजिस्टेंस, तीसरा कोई रेजिस्टेंस निकालो और बार बार स्मॉल आर की वैल्यू ज्ञात करो ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। 5-7 स्मॉल आर की वैल्यू निकालकर सबका एवरेज निकाल देना, एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम लोग देखेंगे कि भैया सुपीरियरिटी किसकी है पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ निकालने में, विभव मापी की या फिर वोल्ट मीटर की, दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा। देखते हैं सुपीरियरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर। ये मानना है मेरा कि वोल्ट मीटर जो हमारा ईएमएफ नापता है उससे ज्यादा करेक्ट ईएमएफ नापता है पोटेंशियोमीटर। क्यों? मैं आपको बताऊं कि जब आप एक सेल का विद्युत वाहक बल मापते हैं, ईएमएफ मापते हैं, तो आप ये सोचिए कि जब आप पोटेंशियोमीटर से मापते हैं तो उस समय नल पॉइंट पोजीशन होता है, यानी उस समय नेट कोई करंट नहीं बह रहा होता है। गैल्वेनोमीटर में नेट कोई धारा नहीं होती। गैल्वेनोमीटर में आप जो पूरा स्ट्रक्चर देखे थे, ए बी, बैटरी थी, ये कुंजी था, ये सारी चीज़ें थी, फिर यहाँ था ई था गैल्वेनोमीटर, ये जॉकी। इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं था। कोई विक्षेप नहीं मतलब इस परिपथ में कोई धारा नहीं है। कोई धारा नहीं है मतलब आपको शुद्ध ई की वैल्यू मिलेगी, है ना। यानी वास्तव में जो पोटेंशियोमीटर है वो अनंत प्रतिरोध के वोल्ट मीटर की तरीके काम करती है। और अनंत प्रतिरोध का वोल्ट मीटर मतलब आदर्श वोल्ट मीटर, कोई फॉल्ट नहीं, कोई करंट बह ही नहीं रहा है इस सेल से। और जब सेल से कोई करंट नहीं मिलता तो हमको ई वैल्यू मिलती है, वी नहीं मिलता, ई मिलता है। लेकिन अगर बात करते हैं किसकी, वोल्ट मीटर की, तो वो विक्षेप नापता है वोल्ट मीटर, और विक्षेप पढ़ने में त्रुटि हो जाती है। अगर वोल्ट मीटर एक गोल सा ले लें, इसमें खांचे बने रहते हैं, इसमें ऐसे पाठ्यांक बना रहता है, और अगर दो खानों के बीच में पड़ गया सुई, अगर दो खानों के बीच में पड़ जाती है सुई, तो क्या पढ़ें, ये वाला पढ़ें, ये वाला पढ़ें, आधा पढ़ें, थोड़ा आधा ज़्यादा हो तो क्या पढ़ें, तो विक्षेप पढ़ने में त्रुटि हो जाती है। जबकि पोटेंशियोमीटर में ऐसा कुछ नहीं है। और पोटेंशियोमीटर में हम आपसे कहे थे कि अगर आपको लगता भी है कि सर मैं जॉकी को सही जगह नहीं पढ़ पाऊंगा तार पर, तो मैंने तो आपको दिखाया था जितने लंबा तार कर दोगे विक्षेप में, अगर तुम जॉकी की स्थिति को पढ़ने में गलती कर भी देते हो, लंबाई की कहाँ पर नल स्टेट मिल रहा है, तो बताया था आप त्रुटि को कम से कम कर सकते हैं तार की लंबाई को बढ़ाकर। तो ज़्यादा श्रेष्ठ आपके बस में पोटेंशियोमीटर है।